प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात कर ली थी कार्नो थ्योरम के बारे में, एक स्टेटमेंट के बारे में बात किया था। कार्नो इंजन क्या होता है इसके बारे में भी हमने डिटेल में बात की थी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ में। तो आपने पढ़ा यह था कि कार्नो थ्योरम जो होते हैं, कार्नो इंजन जो होते हैं, वो कैसे नेचर के होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबिलिटी होने की वजह से या कुछ बहुत ही यूनिक तरीके से हम इस तरह के इंजन को मानते हैं बना हुआ कि उसमें रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। रिवर्सिबिलिटी उसका एक बेसिक प्रॉपर्टी बन करके उभर के आती है। वैसे होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक गर्म बॉडी है T1 टेम्परेचर पर और एक ठंडी बॉडी है T2 टेम्परेचर पर। आपने बीच में इंजन लिया, इंजन ने गर्म बॉडी से हीट लिया, ठंडी बॉडी को रिजेक्ट किया और कुछ वर्क किया। तो हीट इंजन जो होता है वो क्या करता है, हॉट बॉडी से लेता है हीट, कोल्ड बॉडी को देता है और बीच की हीट को वो वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये हमने कार्नो थ्योरम के बारे में पढ़ा है। ये कार्नो थ्योरम ये मतलब रिवर्सिबिलिटी के बारे में पढ़ा है। अब कार्नो क्या कहते हैं, कार्नो कहते हैं कि भाई जो मेरा इंजन है वो रिवर्सिबल इंजन है, मतलब वो चाहे तो हॉट बॉडी से हीट लेकर के कोल्ड बॉडी को देते हुए वर्क कर सकता है, या उल्टा वो कोल्ड बॉडी से हीट लेकर के हॉट बॉडी को दे सकता है और ऐसे में आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा ताकि इंजन चल सके। तो एक तरह से कार्नो अपने इंजन के बारे में बताते हैं कि हमारा इंजन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चल सकता है और रिवर्स डायरेक्शन में भी चल सकता है। तो रिवर्सिबिलिटी, इसी को रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। अब जब इतने सारे अच्छे अच्छे गुण थे तो कार्नो आगे थ्योरम बताते हैं कि इस तरह से जो इंजन माना जाएगा वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट होगा। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, एफिशिएंट का मतलब होता है कि आप कितनी इनपुट हीट दोगे और कितना वर्क करेगा। तो सबसे ज्यादा वर्क परफॉर्म करेगा हमारा कार्नो इंजन अगर आपने सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में उसको रखा है। अगर आपने T1 T2 दो टेम्परेचर लिमिट ले रखी हैं तो उन दो टेम्परेचर लिमिट में सबसे ज्यादा एफिशिएंट जो इंजन होगा वो कौन सा इंजन होगा, कार्नो इंजन होगा। और चूंकि कार्नो इंजन रिवर्सिबल होता है तो इसीलिए कई बार क्या होता है कि कार्नो इंजन का नाम लिए बिना रिवर्सिबल इंजन की बात की जाती है। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है, नो इंजन वर्किंग बिटवीन द टू गिवन टेम्परेचर्स कैन बी मोर एफिशिएंट देन द रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर। किन्हीं दो तापमान T1 और T2, ये दो तापमान की लिमिट है, इनके बीच में अगर कई इंजन काम कर रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा कौन सा इंजन एफिशिएंट होगा, रिवर्सिबल इंजन। और रिवर्सिबल इंजन कौन है, कार्नो इंजन है। तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि नो इंजन वर्किंग बिटवीन द टू टेम्परेचर कैन बी मोर एफिशिएंट देन द कार्नो इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर। ठीक है, उन्हें दो टेम्परेचर के बीच में काम करने वाला जो इंजन होते हैं उनमें सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन होगा, जो कार्नो इंजन होगा। उसके बाद फिर कहते हैं अगर आपने कई सारे कार्नो इंजन लगा रखे हैं, मान लीजिए टेम्परेचर के बीच में A B C D ये सारे कार्नो इंजन हैं, तो क्या होगा, तो चूंकि सारे कार्नो इंजन इसलिए सबकी एफिशिएंसी A की एफिशिएंसी, B की एफिशिएंसी, C की एफिशिएंसी, D की, ये सबकी बराबर होगी। बस सवाल ये है कि दोनों सारे कार्नो इंजन होने चाहिए। तो वही कहते हैं ऑल्सो ऑल द रिवर्सिबल इंजन या कार्नो इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर हैव द सेम एफिशिएंसी वॉट एवर बी द वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस कुछ भी हो, जो है कुछ भी वर्किंग सब्सटेंस हो, उन सबकी एफिशिएंसी बराबर होगी, उन सारे इंजन की एफिशिएंसी बराबर होगी। तो दिस इज अ थ्योरम। और बेसिकली कार्नो थ्योरम सुपीरियरिटी दिखाने के लिए है कार्नो इंजन की। ऐसा नहीं है कि बहुत ही महत्वाकांक्षी कोई बात थी, हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि हाँ सही बात है, कार्नो इंजन जिस तरह से बना हुआ माना गया है उसमें सबसे ज्यादा एफिशिएंसी कार्नो इंजन की ही होगी और उससे कम ही सारी एफिशिएंसी होंगी। कैसे इसको प्रूव करेंगे, तो हम डेरिवेशन की तरफ जाते हैं। और ये डेरिवेशन आपसे एग्जामिनेशन हॉल में सब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है कि भाई कार्नो थ्योरम को डिराइव करो, मतलब प्रूव करो कार्नो थ्योरम की सेम टेम्परेचर लिमिट में काम करने वाले सभी इंजनों में सबसे ज्यादा एफिशिएंट कार्नो इंजन होता है। देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए दो इंजन है, कंसिडर टू इंजन A एंड B। आप देखिए यहाँ पर टेम्परेचर लिमिट T1 है, टेम्परेचर लिमिट T2 है। ऑब्वियस सी बात है T1 हायर है T2 से, यानी कि T1 हॉट बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, T2 कोल्ड बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने इसमें दो इंजन लगा रखे हैं, एक इंजन A है, एक इंजन B है। अच्छा, A को मैंने दिखाया है ब्लू कलर, येलो कलर का, इसका मतलब है ये एक नॉर्मल हीट इंजन है। और B जो है वो एक रिवर्सिबल यानी कार्नो इंजन है। जो B वाला है ये कार्नो इंजन, ग्रीन वाला कार्नो इंजन है और येलो वाला एक नॉर्मल हीट इंजन है। तो यहाँ पर आपने लिखा दो इंजन जो कि टेम्परेचर लिमिट T1 और T2 पे काम कर रहे हैं। इंजन A इज इरिवर्सिबल, जो कि ये नॉर्मल है, नॉर्मल हीट इंजन है तो इसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं है। ये A इंजन कैसा है, इरिवर्सिबल है। एंड इंजन B इज रिवर्सिबल, और इंजन B कैसा है, रिवर्सिबल है, दोनों दिशाओं में काम कर सकता है।
अच्छा, तो अब शुरू में क्या कहें कि मान लो दोनों इंजन हीट इंजन की तरह काम कर रहे हैं। हीट इंजन काम करने का मतलब है ये हॉट बॉडी से हीट ले रहे हैं, कोल्ड बॉडी को दे रहे हैं और बचे हुए एनर्जी से वर्क कर रहे हैं। तो इंजन ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? तो इंजन ए कैसा है? इरिवर्सिबल। तो आपने लिखा ईटा आई ए, आई मतलब इरिवर्सिबल, ए मतलब उसका नाम ए है। तो इरिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी कितनी है? W/Q1। आप देखो वर्क हो रहा है W और एनर्जी कितनी ली जा रही है? Q1। ठीक है। इंजन बी की एफिशिएंसी क्या है? इंजन बी की एफिशिएंसी क्या है? इसने कितनी हीट ली? Q1 डैश, और वर्क कितना किया? W। तो इसमें रिवर्सिबल इंजन जो है, जो कि इंजन बी है, उसकी एफिशिएंसी क्या है? W/Q1 डैश। हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों का वर्क सेम है। वर्क सेम रखेंगे तभी तो हम एफिशिएंसी की बात कर पाएंगे, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। तो अगर दोनों सेम काम कर रहे हैं, देखो जैसे तुम्हारे पास दो मोटरसाइकिलें हैं, बिल्कुल एक जैसा इंजन है। एक में पेट्रोल हमने डाला नॉर्मल पेट्रोल, एक में हमने डाला प्रीमियम पेट्रोल भी होता है। तो नॉर्मल, और देखा कि दोनों कितना चलते हैं, कितना इंजन खपत करता है पेट्रोल का। हमने 100 किलोमीटर दोनों मोटरसाइकिलों को चलाया और दोनों मोटरसाइकिलों को 100 किलोमीटर चलाने के बाद देखा इंजन में कितना पेट्रोल बचा है। अगर ये दावा है कि प्रीमियम पेट्रोल अच्छा होता है, कम खपत होती है और ज़्यादा दूर तक चलता है, तो हमने पाया क्या कि 100 किलोमीटर चलने के बाद टंकी में अभी भी 200 ml प्रीमियम पेट्रोल बचा हुआ है। जबकि 100 किलोमीटर चलने के बाद वैसे ही मोटरसाइकिल, वैसे ही इंजन में नॉर्मल पेट्रोल 50 ml बचा। इसका मतलब नॉर्मल पेट्रोल खपत ज़्यादा हुई और प्रीमियम पेट्रोल खपत कम हुई, तो प्रीमियम पेट्रोल ज़्यादा ऑप्टिमम है। तो हमने 100 किलोमीटर एक ही जैसा इंजन यूज किया ना। ऐसा होता है कि एक बुलेट में डाल दिया 100 ml और एक जो है एक्टिवा में डाल दिया 100 ml, एक बुलेट में डाल दिया 1 लीटर, एक एक्टिवा में डाल दिया 1 लीटर, और फिर दोनों को 100 किलोमीटर चलाया। भाई दोनों की इंजन की मशीनरी अलग अलग है। बुलेट का हैवी सिस्टम है तो ज़्यादा बिजली, तो वो तो ज़्यादा पेट्रोल खाएगा ही खाएगा 100 किलोमीटर जाने में। इसीलिए हम एनवायरनमेंट सेम रखते हैं, कोई फिजिकल क्वांटिटी को सेम रखते हैं। तो हमने W को सेम रखा, मतलब हमने देखा कि दोनों इंजनों ने सेम वर्क किया। फिर जिसने कम एनर्जी लेकर के उतना काम किया वो ज़्यादा एफिशिएंट है। तो आपने दिखा दिया कि दो तरह की एफिशिएंसी है, एक इरिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी, एक रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी। अच्छी बात है। अब कार्नोट थ्योरम, हमको ये प्रूव करना है कि कार्नोट थ्योरम को प्रूव करना है, मतलब कार्नोट इंजन सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। तो हम यहाँ पर पुराने जो फिलोसफर थे, खासतौर पर सुकरात, अरस्तु जैसे लोग थे, उनकी एक मेथड को अडॉप्ट करते हैं। मेथड अडॉप्ट ये करते थे कि वो लोग क्या करते थे, उनको जो बात साबित करनी होती थी, क्योंकि पहले ज़माने में थ्योरम ऐसे नहीं होती थी, कोई भी बात को सिद्ध करने के लिए वाद विवाद होते थे। तो सुकरात कई बार क्या करते थे कि जैसे मान लीजिए सुकरात कहते हैं कि ईश्वर दयालु नहीं है, दूसरा व्यक्ति कहता है कि नहीं ईश्वर दयालु है। फॉर एग्जाम्पल, फिलोसफी का एक एग्जाम्पल है। तो सुकरात को अपनी बात सिद्ध करनी थी कि ईश्वर दयालु नहीं है, और दूसरा वाला व्यक्ति था वो कह रहा था कि नहीं ईश्वर दयालु है। अब सुकरात क्या करते थे, मान लो कि ईश्वर दयालु है, तो सामने वाला कह रहा है ये तो मेरी बात कह रहा है। अब सुकरात को जो प्रूफ करना था, जो अपनी बात थी, उसका उल्टा वो लेकर चलते हैं, उसका उल्टा लेके चलते थे, और फिर दुनिया जो कुछ है तर्क देते थे, और आखिर में लोगों से मनवा देते थे कि मैं ये जो बात कह रहा हूँ तर्कों के द्वारा, ये दुनिया में दिखाई नहीं पड़ती। लोगों का हाँ दिखाई तो नहीं पड़ती, इसका मतलब जो मैंने मान के चला हूँ वो सही नहीं है। हाँ बिल्कुल सही नहीं है। तो मैं मान के चला हूँ ईश्वर के दयालु है, अगर ये बात सही नहीं है तो दूसरी बात ही सही होती कि ईश्वर दयालु नहीं है। अब ये भी एक तरीका था, इसको इनवर्स प्रूविंग कह सकते हो, या इनवर्स उल्टा कह करके सीधी बात कह देनी है। जिस चीज को आपको सिद्ध करना है आप उसका उल्टा लेके चलो और उसको गलत सिद्ध कर दो, तो ऑब्वियस सी बात है इनडायरेक्ट प्रूविंग, इनडायरेक्ट मेथड है कि आपने जो लेके चले वो सही, जो आपने नहीं माना था वो सही है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जरा समझिएगा। तो कार्नो थ्योरम में कार्नो ने कहा था कि कार्नो इंजन सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है, कार्नो इंजन जो कि रिवर्सिबल इंजन है सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है। तो हम क्या मान के चले कि मान लो इरिवर्सिबल इंजन इज मोर एफिशिएंट देन द रिवर्सिबल इंजन। हम उल्टा मान के चलें, हम ये मान के चलें कि इरिवर्सिबल इंजन, मतलब रिवर्सिबल इंजन को हमको प्रूफ करना है कि सबसे एफिशिएंट होता है। तो हमने उल्टा मान लिया कि मान लो इरिवर्सिबल इंजन जो है वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है। तो आपने माना कि इरिवर्सिबल इंजन इज मोर एफिशिएंट देन द रिवर्सिबल इंजन, जबकि मैं प्रूफ उल्टा करना है, लेकिन हमने उल्टा मान लिया। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से आपने ये कहा कि W/Q1 इज मोर देन W/Q1 डैश। W तो सेम है, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आ जाए Q1 डैश इज मोर देन Q1। सपोज ये क्वेश्चन नंबर 3 है, सपोज ये क्वेश्चन नंबर 3, ये 2 है, ये 1 है, इस क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हमने ये पाया कि Q1 डैश जो होगा वो हमेशा Q1 से ज्यादा होगा, और सही बात भी है।
सही बात भी है यहाँ पर, क्योंकि आपने यही कहा है ना कि इसकी एफिशिएंसी कम है, आपने इस इंजन की एफिशिएंसी कम मानी है। तो एफिशिएंसी कम मानने का मतलब ये होता है कि वही वर्क करने के लिए इसने ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब किया होगा हॉट बॉडी से, और ए इंजन की एफिशिएंसी आपने अच्छी मानी है, यानी उतना ही वर्क करने के लिए इसने थोड़ी हीट एब्जॉर्ब की होगी हॉट बॉडी से। तो इसी का परिणाम ये निकल के आया है आपके पास, कि आपके पास ये निकल के आया कि Q1 डैश इज मोर देन Q1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये इसकी वजह से निकल के आया। अच्छा, अब देखो आप ट्रिक क्या है। अब यहाँ पर एक ट्रिक है। ट्रिक बच्चों ये है कि हम क्या करें, इंजन ए को और इंजन बी को, ठीक है, इंजन ए चल रहा है क्लॉकवाइज, तो मान लो इंजन बी चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि बी एंटी क्लॉकवाइज चल सकता है बिकॉज इट इज रिवर्सिबल इंजन। तो हमने ए और बी को जोड़ दिया। ए और बी को जोड़ने का मतलब ये है कि ए क्या कर रहा है, Q1 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, वर्क कर रहा है W, और उस W वर्क को हमने जोड़ दिया इस इंजन बी के साथ। क्योंकि जब इंजन बी उल्टा चलेगा तो उसको वर्क चाहिए बाहर से, तो वो वर्क जो होगा वो हम ए से प्रोवाइड करा दे रहे हैं। तो हमने ए और रिवर्सिबल इंजन बी को आपस में जोड़ दिया। जोड़ने से हुआ क्या, ए से जो वर्क प्रोड्यूस हो रहा है वही वर्क बी में इस्तेमाल हो जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो इंजन बी है ये उल्टा काम करना शुरू कर देता है। उल्टा काम करने का मतलब, जहां इंजन ए हॉट बॉडी से हीट ले रहा है Q1 और कोल्ड बॉडी रिजेक्ट कर रहा है, वहीं इंजन बी इसके द्वारा प्रोड्यूस वर्क का इस्तेमाल करके कोल्ड बॉडी से हीट ले रहा है Q1 डैश माइनस W, और हॉट बॉडी को हीट दे रहा है Q1 डैश। तो हमने एक पूरा एक क्लोज सिस्टम बना दिया। अब हमें कोई बाहर से कोई जरूरत नहीं। अब समझ लो यहाँ पर ये जो मैं बना रहा हूँ ये एक खुद में पूरा इंजन है। आपने ये जो रेड कर दिया ये अपने आप में एक इंजन है, एक ऐसा इंजन जो भले आपने ए और बी से मिला के बनाया है, बट ओवरऑल बाहर से देखने में ये पूरा एक इंजन दिख रहा है। तो अब ये जो पूरा एक इंजन दिख रहा है क्या कर रहा है, ये कुछ अमाउंट में हीट ले रहा है हॉट बॉडी से, कोल्ड बॉडी से, और कुछ अमाउंट में हीट दे रहा है हॉट बॉडी को। अब देखते हैं कि जो कंबाइंड इंजन, जो कंपोजिट इंजन आपने बनाया है, ये जो हीट ले रहा है और जो हीट दे रहा है, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, किसी लॉ का वायलेशन तो नहीं हो रहा है। हम देखेंगे इसको। देखिए यहाँ पे लिखा है द इंजन ए वर्क डायरेक्टली एंड इंजन बी वर्क इन द रिवर्स ऑर्डर। ए डायरेक्टली मतलब जैसे हीट इंजन काम करता है, डायरेक्ट इंजन काम करता है, वैसे काम कर रहा है, और बी जो है वो उल्टा काम कर रहा है। अच्छा, जब हीट इंजन उल्टा काम करता है तो उसको हम नाम देते हैं रेफ्रिजरेटर। जो हम घरों में फ्रिज इस्तेमाल करते हैं वो भी वैसे ही, उसीलिए उसका नाम रेफ्रिजरेटर है, क्योंकि वो उल्टा ही काम करते हैं। उल्टा काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने, जैसे फ्रिज के अंदर आपने कोई सामान रखा, आपने पानी रखा, तो फ्रिज क्या करता है, उस पानी में से हीट बाहर निकाल के कमरे में फेंक देता है। जहाँ फ्रिज रखा है उसके पीछे से हीट बाहर निकल जाती है। अब उससे क्या होता है, जो पानी है वो और ठंडा होता है और सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि मान ले एक इंजन ए है जो डायरेक्टली काम कर रहा है, और जो इंजन वर्क बी है वो रिवर्स ऑर्डर में, यानी एज अ रेफ्रिजरेटर काम कर रहा है। अब देखो यहाँ पर जो बी है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है हीट Q1 डैश माइनस W। डायग्राम में दिखा है कि एक्सट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, कोल्ड बॉडी से Q1 डैश माइनस W हीट को खींच रहा है फ्रॉम द सिंक, मतलब कोल्ड बॉडी, एंड यूज वर्क W टू प्रोड्यूस फ्रॉम इंजन ए। और ऐसा करने के लिए, मतलब कोल्ड बॉडी से हीट खींच सके, ऐसा करने के लिए उसको वर्क चाहिए। वो वर्क कहाँ से मिल रहा है, वो प्रोड्यूस फ्रॉम इंजन ए एंड रिजेक्टेड Q1 डैश टू सोर्स। तो जो ए से हीट वर्क मिल रहा है उस वर्क का इस्तेमाल कर रहा है आपका इंजन बी, कोल्ड बॉडी से आपकी हीट खींच रहा है और हॉट बॉडी को हीट रिजेक्ट कर रहा है। Q1 डैश माइनस W को खींच रहा है और फिर Q1 डैश को वो हॉट बॉडी को रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब इस दौरान, और साथ ही साथ एक चीज और हम देख रहे हैं कि एट द सेम टाइम इंजन ए डिलीवर हीट Q1 डैश माइनस Q। अब देखो यहाँ Q1 डैश माइनस Q नहीं होगा, क्योंकि इंजन ए जो है कितनी हीट डिलीवर कर रहा है, Q1 माइनस W। तो यहाँ पर ऐसा होना चाहिए Q1 माइनस W। आपको प्लीज कर लीजिए करेक्ट, इस चीज को लिख लीजिएगा कि ए डिलीवर हीट Q1 माइनस W टू द सिंक। ये जो है Q1 माइनस W सिंक को ट्रांसफर कर रहा है। अब हम देखते हैं कि सिंक से हीट कितनी निकल रही है, Q1 डैश माइनस W। सिंक में यानी कोल्ड बॉडी में हीट कितनी जा रही है, Q1 माइनस W। इंजन ए ठंडी बॉडी को हीट दे रहा है, इंजन बी ठंडी बॉडी से हीट ले रहा है, और हमने देखा है Q1 डैश, यहाँ पे देखो Q1 डैश Q से बड़ा होता है, तो आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा। आपको Q1 डैश माइनस W में से Q1 माइनस W को माइनस करना पड़ेगा।
क्योंकि जब Q1 डैश बड़ा है और W बराबर है तो जाहिर सी बात ये क्वांटिटी बड़ी होगी और ये Q1 माइनस W क्वांटिटी छोटी होगी। तो जब आप ऐसा करोगे तो आप पाओगे, जब आप देखो यहाँ पे आप दोनों को माइनस करोगे बच्चों, तो आप पाओगे कि हर साइकिल के बाद कितनी नेट अमाउंट ऑफ हीट जो है ए और बी मिलकर के सिंक से निकाल रहे हैं, Q1 डैश माइनस Q1। मतलब ये जो पूरा कंपोजिट इंजन बना है ये एक साथ काम करके हर साइकिल के दौरान Q1 डैश माइनस Q इतनी एनर्जी को खींच रहे हैं, ये पूरा कंपोजिट इंजन। और कहाँ डिलीवर कर रहे हैं? हॉट बॉडी को। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी, दिस मीन्स दैट ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ वर्किंग of A and B कंपोजिट फॉर्म में Q1 डैश माइनस Q अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्ड बॉडी एंड ट्रांसफर टू द हॉट बॉडी। ठीक है, कोल्ड बॉडी से निकाली जा रही, हॉट बॉडी को भेजी जा रही है विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल एजेंट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन सेगमेंट। क्यों? क्योंकि इस दौरान हमने कंपोजिट इंजन बना लिया, इसके अंदर ही अंदर ए और बी है, हमें मालूम इसके अंदर अंदर ए बी है, लेकिन बाहर से देखने पर ये एक कंपोजिट इंजन है। मान लो ये ए बी मिलकर के एक इंजन बन गए सी। अब ये अकेला इंजन क्या कर रहा है? हॉट बॉडी को एनर्जी दे रहा है और कोल्ड बॉडी से एनर्जी ले रहा है। यहाँ से Q1 डैश माइनस Q एनर्जी ले रहा है और इधर Q1 डैश माइनस Q एनर्जी दे रहा है। तो एक इंजन बाहर से बिना किसी एजेंट का इस्तेमाल किए, बिना किसी सोर्स का इस्तेमाल किए, बिना किसी साधन का इस्तेमाल किए कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी को एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। और ये जो बात है ये क्लाउसियस के स्टेटमेंट का उल्लंघन है। क्लाउसियस का जो स्टेटमेंट है ये उसका उल्लंघन हो रहा है। और अगले वीडियो में आप देखोगे कि केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट और क्लाउसियस का स्टेटमेंट क्या है। मुझे इसको पहले बता देना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा कि व्हाट इज द केल्विन प्लांक स्टेटमेंट एंड व्हाट इज द क्लाउसियस स्टेटमेंट। तो यहाँ पर देखो आप लिखा है कि Q1 डैश माइनस Q अमाउंट ऑफ हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्ड बॉडी एंड ट्रांसफर टू द हॉट बॉडी विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल एजेंट। क्योंकि ए और बी कंपोजिट इंजन बन गए हैं और वो बाहर से कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, बाहर से कोई भी हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज अगेंस्ट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये स्पेसिफिकली ये क्लाउसियस, ये आपका किसका, हाँ ये क्लाउसियस, ये जो क्लाउसियस थे उनके स्टेटमेंट का उल्लंघन है, उन्होंने जो वर्जन दिया था सेकंड लॉ का। तो इसलिए अब हम मान के चले थे कि रिवर्सिबल इंजन इज लेस एफिशिएंट देन द इरिवर्सिबल इंजन, और उसकी वजह से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का उल्लंघन हो गया। तो इसका मतलब है उल्टी ही बात सही होगी, यानी इरिवर्सिबल इंजन इज लेस एफिशिएंट देन द रिवर्सिबल इंजन, और वही चीज आपको प्रूफ करनी थी। तो इस तरह से आपने प्रूफ कर सकते हो कि रिवर्सिबल इंजन इज मोर एफिशिएंट देन द इरिवर्सिबल इंजन। सो दिस इज द मेथड हाउ टू प्रूव द कार्नोट थ्योरम। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे, केल्विन स्टेटमेंट और क्लाउसियस स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट आपसे एज इट इज एग्जाम में पूछे जाते हैं, एटलीस्ट उसका इस्तेमाल तो आपने यहाँ पे होते हुए देखा भी है। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।